नमस्कार सभी छात्रों और छात्राओं को। आज हमारा न्यू टॉपिक रहेगा, वो है वायुमंडल। और वायुमंडल में हम पढ़ेंगे वायुमंडल का संगठन और जो संरचना है उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो ये टॉपिक सभी बच्चों के लिए उपयोगी साबित होगा और ये टॉपिक अच्छी तरह से सभी को अध्ययन करना है। इस टॉपिक के प्रति मैं बहुत ही डीपली क्वेश्चन लेके आया हूँ इसके साथ में, और नए जो ऑथेंटिक राइटर्स की बुक हैं उनमें से ढूंढ करके आपके सामने इस वीडियो के माध्यम से आज मैं वायुमंडल की संगठन और संरचना के बारे में पढ़ाऊँगा। तो आइए हम चलते हैं इस वीडियो की ओर। तो सभी जुड़ने वाले अपने मित्र हैं तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर देना, उन तक पहुंचाना, जिससे वो वायुमंडल का संगठन और संरचना के बारे में अध्ययन कर सकें। तो हम पढ़ते हैं वायुमंडल का संगठन और संरचना के बारे में। जो वायुमंडल कहते किसको हैं, यानी वायुमंडल क्या होता है, तो उसके बारे में हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि वायुमंडल क्या होता है। उसके बाद में उसके संगठन और संरचना के बारे में पढ़ेंगे। तो यानी जो वायुमंडल होता है उसमें हमारी पृथ्वी की चारों ओर हजारों किलोमीटर की ऊंचाई तक फैले हुए गैसीय आवरण को वायुमंडल कहा जाता है। ये देखिए 1 नंबर पॉइंट है, पृथ्वी की चारों ओर हजारों किलोमीटर की ऊंचाई तक फैले हुए गैसीय आवरण को वायुमंडल कहा जाता है। तो हमारी पृथ्वी की ये जो पृथ्वी है आप देख रहे हैं डायग्राम में, और इस पृथ्वी की चारों ओर जो गैसीय आवरण है, जो गैसों का आवरण है, उसको हम वायुमंडल कहते हैं। और इस वायुमंडल में अनेक गैसें आपको मिलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आर्गन, ओजोन, क्रिप्टॉन, हीनोन, हीलियम, हाइड्रोजन, इस तरह से अनेक गैसें, मीथेन, इस तरह से अनेक गैसें आपको वायुमंडल में मिलेगी। और इन सभी गैसों का अपना अपना योगदान होता है, अपनी अपनी विशेषताएं होती हैं। ऑक्सीजन जिस ग्रह पर है वहाँ पर जीवन संभव है, तो इसलिए पृथ्वी ग्रह पर ऑक्सीजन की मात्रा 21% है। तो लगभग 21% यानी 20.95% है, तो इसलिए पृथ्वी पर जीवन है। तो यानी इन गैसों का एक आवरण है जो पृथ्वी के वायुमंडल में मौजूद है, और उसको हम कहते हैं वायुमंडल। एक भूगोलवेत्ता आता है स्ट्रालर, और स्ट्रालर ने कहा है कि वायुमंडल का 97% भाग 29 किलोमीटर की ऊंचाई तक सीमित है। यानी स्ट्रालर का कहना है, भूगोलवेत्ता थे, उन्होंने कहा है कि वायुमंडल का जो 97% जो भाग है, यानी 100 में से 97% जो भाग है उसका 29 किलोमीटर की ऊंचाई, यानी जो 97% भाग है वो 29 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही सीमित है। तो यानी शोभ मंडल हम पढ़ते हैं, भूमध्य रेखा पर 18 किलोमीटर की ऊंचाई, ध्रुवों पर 8 से 10 किलोमीटर की ऊंचाई पढ़ते हैं। और उसके बाद में समताप मंडल में हम आते हैं, तो समताप मंडल की ऊपरी जो सीमा है वो 50 किलोमीटर की उसकी ऊंचाई रहती है। तो ये कह रहा है कि 29 किलोमीटर, यानी मध्य समताप मंडल कहें तो कोई दिक्कत नहीं है, मध्य समताप मंडल तक इसकी जो वायुमंडल का भाग आता है वो 97% भाग आता है। ये कहा था भूगोलवेत्ता स्ट्रालर ने कि वायुमंडल का 97% जो भाग है वो 29 किलोमीटर की ऊंचाई तक सीमित है। अब 3 शेष प्रतिशत रहा है, तो 3% भाग है वो जो 10,000 किलोमीटर तक हम पढ़ते हैं, तो 10,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक मौजूद है। तो मुख्य है वो 29 किलोमीटर तक वायुमंडल का भाग आता है, जिसमें 97% भाग है। 3 नंबर, इसकी अधिकतम ऊपरी सीमा 10,000 किलोमीटर तक मौजूद है। यानी
हम अमूमन मानते हैं कि ऊपरी यानी जो बहिर्मंडल है उसकी ऊंचाई है या ऊपरी उसकी सीमा है वो 10,000 किलोमीटर तक है। जो ये आप बहिर्मंडल पढ़ रहे हैं तो इसकी ऊपरी सीमा की ऊंचाई है वो 10,000 किलोमीटर तक मौजूद है। गर्मी को रोक कर रखने में वायुमंडल एक विशाल कांच घर की भांति कार्य करता है। वायुमंडल क्या करता है? अगर वायुमंडल नहीं होता तो पृथ्वी पर तापमान है, दिन का और रात का जो तापमान है उसमें अंतर नहीं होता। तो वो तापमान किसके कारण हो रहा है? वो वायुमंडल के कारण ही हो रहा है। और वायुमंडल क्या करता है? एक कांच घर की भांति कार्य करता है। कांच घर की भांति कैसे? यानी पृथ्वी के तापमान को बढ़ाने का कार्य करता है। जैसे हम कोई कांच का बॉक्स है उसे हम बाहर रखते हैं, खुले आवरण में रख देते हैं और कुछ देर के बाद में उसको देखते हैं तो उस कांच के आवरण के आंतरिक भाग में तापमान बढ़ जाता है, यानी तापमान अधिक हो जाता है। ये किस लिए होता है? ये इस वायुमंडल की वजह से होता है, क्योंकि ये गैसें होती है या कांच घर होता है। कांच में सूर्य की किरणें उसमें जो प्रवेश तो करती है परंतु वापस नहीं जा पाती है। इसी तरह से वायुमंडल में ये जो गैसें होती हैं, ये वायुमंडल है वो उसको आने तो देता है पृथ्वी की धरातल तक परंतु वापस नहीं जाने देता है। तो वापस नहीं जाने देता है तो पृथ्वी के चारों ओर तापमान है वो क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तो यानी ये जो वायुमंडल है एक कांच घर की भांति है वो कार्य करता है। घर में लगे कांच की तरह लघु तरंगे विकिरण को पृथ्वी के धरातल तक आने देता है, परंतु पृथ्वी से विकिरित होने वाली लंबी तरंगों को अवशोषित करके पृथ्वी पर एक निश्चित तापमान बनाए रखता है। यानी वायुमंडल क्या करता है? जो सूर्य की किरणें आती है उसको आने देता है, वापस नहीं जाने देता है। जो सूर्य की जो लघु तरंगें होती है उसको पृथ्वी के धरातल पर आने तो देता है। जो पृथ्वी से विकिरित जो पार्थिव विकिरण होता है, जो दीर्घ तरंगें होती है उनको वापस से नहीं जाने देता है। अब वापस नहीं जाने देता है तो तापमान में क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। ठीक है, आगे है वायुमंडल की अनुपस्थिति में यह संभव नहीं होता है। यानी अगर वायुमंडल नहीं होता तो ये संभव नहीं होता। ठीक है, यानी पृथ्वी का तापमान हो सकता है वो हिमांक डिग्री से नीचे ही होता, वायुमंडल नहीं होता तो। परंतु वायुमंडल है तो तापमान क्या कर रहे हैं? पृथ्वी का तापमान को बढ़ा रहे हैं। वो कांच घर की भांति कार्य कर रहे हैं। सूर्य की जो लघु तरंगे हैं उसको आने देते हैं परंतु वापस से नहीं जाने देते हैं। तो ये वायुमंडल के सामान्य जानकारी। आगे हम और देखते हैं इसकी सामान्य जानकारी के। वायु में भार होता है एवं धरातल पर इसका जो दबाव पड़ता है उसे वायुदाब कहा जाता है। यानी वायु में क्या होता है? भार होता है। धरातल पर जो उसका दबाव पड़ता है उसको क्या कहते हैं? वायुदाब कहते हैं। यानी 995 MB, 1024 MB इस तरह से हम पढ़ते हैं, वायुदाब पढ़ते हैं तो वो होता है वायुदाब। जो क्या होता है? वायु का भार यानी वजन होता है, उसको पढ़ा जाता है मिलीबार में, MB में। और हमें समुद्र तल पर वायुदाब 1034 ग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर होता है। यानी समुद्र तल पर वायुदाब होता है वो 1034 ग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर में होता है। अब यह समुद्र तल क्यों आया? यानी हम पृथ्वी पर भी वायुदाब की गणना कर सकते थे परंतु समुद्र तल से ही क्यों नापा जाता है? वायुदाब को पढ़ा जाता है। तो यानी इसलिए पढ़ा जाता है कि समुद्र का जो तल होता है वो एकदम सपाट होता है। यानी जो जलीय भाग होता है वो सपाट होता है, उसमें उबड़ खाबड़ या ऊंचा नीचा भाग नहीं होता है, इसलिए समान वायुदाब होता है वहाँ पर, तो वहाँ से पढ़ा जाता है। पर जो धरातल पर क्या होता है? कई भाग ऊंचे पर्वतीय क्षेत्र भी होते हैं, पठारी क्षेत्र भी होते हैं या मैदानी क्षेत्र भी होते हैं या गर्त होती है, खाइयाँ होती है, तो उबड़ खाबड़ भाग होता है। तो जो भाग ऊंचा होगा उसमें दबाव अधिक होगा और जो भाग नीचा होगा उसमें दबाव कम होगा ना। तो यानी उसमें वायुदाब कहाँ से मापा जाता है? समुद्र तल से मापा जाता है। और समुद्र तल का वायुदाब कितना है?
1034 ग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर होता है। गैलीलियो के शिष्य टोरिसेली, यानी गैलीलियो था, उसका शिष्य आता है टोरिसेली, ने वायुदाब मापी यंत्र का आविष्कार किया एवं सिद्ध किया कि वायु में भार होता है। तो गैलीलियो का शिष्य था टोरिसेली, और टोरिसेली ने है सबसे पहले है वायुदाब मापी यंत्र का है वो आविष्कार किया था, जिसे हम वायुदाब मापी यंत्र बोलते हैं, तो उसका आविष्कार किया था और उन्होंने सिद्ध किया था कि वायु में क्या होता है, भार होता है। और वायु में भार होता है, वायुदाब होता है, तो हवा के चलने गति को भी बढ़ाता है। कहीं पर उच्च वायुदाब होता है तो वहाँ से उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर हवा चलती है। एक तरफ 1034 ग्राम घन सेंटीमीटर होता है, वर्ग सेंटीमीटर होता है, और दूसरी तरफ 995 सेंटीमीटर होता है। तो यानी उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर हवा चलेगी। और हवा की गति कैसे बढ़ जाती है, एक स्थान पर अति उच्च वायुदाब होता है, दूसरी तरफ अति निम्न वायुदाब होता है, तो अति उच्च से अति निम्न की ओर हवा की गति है वो बढ़ती रहती है। जैसे जल है वो अपनी गति करता है ऊपर से नीचे की ओर आना, जितना ढाल तीव्र होगा जल की गति क्या होगी, उतनी ही अधिक होगी। तो यही वायुदाब में होता है। उसके बाद में हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस प्रज्वलन के लिए अनिवार्य है। जो ऑक्सीजन गैस है 21% है, वो प्रज्वलन के लिए अनिवार्य है, यानी वो आप अज्वलनशील है, पर तो पदार्थों को जलाने में वो क्या करती है, सहयोग करती है, यानी जल्दी से आग को पकड़ने में सहायता करती है। तो ऑक्सीजन है वो प्रज्वलन के लिए अनिवार्य गैस होती है। इसीलिए वनों में, जंगलों में है वो सबसे अधिक आग लगती है, क्योंकि जहाँ पर पेड़ पौधों की मात्रा अधिक होगी वहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होगी। तो ऑक्सीजन वनों में अधिक होने की वजह से जो अग्नि है वो तेज गति से है एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर फैल जाती है, ये हमेशा याद रखना। तो ऑक्सीजन गैस है वो प्रज्वलन के लिए अनिवार्य होती है। नाइट्रोजन गैस ऑक्सीजन को तनु यानी डिलाइट करके प्रज्वलन को नियंत्रित करने का कार्य करती है। जो नाइट्रोजन गैस होती है वो ऑक्सीजन को क्या कर देती है, उसकी मात्रा को कम कर देती है, और जो आगे बढ़ रही है, जो अग्नि को आगे बढ़ाती है ऑक्सीजन तीव्र गति से, उस पर क्या कर देती है, नियंत्रित कर देती है। कौन सी गैस, नाइट्रोजन गैस। तो नाइट्रोजन गैस है ऑक्सीजन को तनु करके यानी डिलाइट करके प्रज्वलन को नियंत्रित करने में कार्य करती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस पृथ्वी से होने वाले दीर्घ तरंग विकिरण को आंशिक रूप से सोखकर उसे गर्म रखती है। यानी कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है पृथ्वी से जो होने वाली दीर्घ तरंगी होती है उसको विकिरित करते क्या कर लेती है, सोख लेती है, और पृथ्वी के तापमान को बढ़ा देती है, यानी पृथ्वी को गर्म कर देती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो एक कंबल की तरह कार्य करती है, कांच घर की तरह कार्य करती है। ये गैस वही है, सूर्य की किरणों को आने देती है और जाने नहीं देती है। इसलिए जो फैक्ट्रियों से निकलने वाला गंदा धुआं है उससे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती है। परिवहन के साधनों से निकलने वाले धुएं से वो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती है। तो यानी जैसे जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी वैसे वैसे पृथ्वी पर तापमान क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो यानी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है वैसे वैसे पृथ्वी के तापमान है वो भी बढ़ रहा है, क्योंकि ये पृथ्वी से जो पार्थिव विकिरण होता है, दीर्घ तरंगी होती है, उसको वापस से वायुमंडल में नहीं पहुंचने देती है, तो इसलिए पृथ्वी के तापमान को बढ़ा देती है। ओजोन गैस पराबैंगनी किरणों यानी जो अल्ट्रावायलेट रे है उससे जीवों की रक्षा करती है। जो यानी ओजोन जो गैस है हम समताप मंडल में पढ़ते हैं, ओजोन गैस नीचे की परत में पढ़ते हैं, समताप मंडल के नीचे की परत में, तो वहाँ पर जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनिक जो किरणें हैं उनको क्या कर लेती है, सोख लेती है। और ओजोन गैस एक फिल्टर की तरह कार्य करती है, यानी जैसे गंदा पानी होता है उसको आरओ के माध्यम से उसको शुद्ध या किया जाता है, पीने योग्य किया जाता है, उसी तरह से ओजोन जो गैस होती है जो सूर्य से आने वाली जो पराबैंगनिक किरणें होती है उसको क्या कर लेती है, सोख लेती है।
और पराबैंगनी किरणें इतनी खतरनाक होती है कि पृथ्वी पर पहुंचती है तो कैंसर जैसी अनेक खतरनाक बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं। और ध्रुवीय क्षेत्रों पर जहाँ पर बर्फीला क्षेत्र होता है वहाँ पर ओजोन क्षरण जो अंटार्कटिक महाद्वीप में देखा गया था, तो वहाँ से जब जॉनसन के द्वारा तो ऑस्ट्रेलिया की आकृति का जो ओजोन छिद्र देखा गया था, तो उसमें क्या होता है कि अगर बर्फीले क्षेत्र में ओजोन छिद्र हो गया तो वहाँ पर सूर्य की किरणें धरातल पर गिरेगी और वहाँ के तापमान को बढ़ा देगी, और जब वो वहाँ का तापमान को बढ़ा देगी तो वहाँ से क्या होगा, जो हिम है वो पिघलेगी, और पिघलने के बाद का उसका संपूर्ण जो जल होगा वो कहाँ जाएगा, सागरों या महासागरों में जाएगा। अब महासागरों में तट पर जो द्वीप होते हैं तो वो क्या हो जाएंगे, जलमग्न हो जाएंगे, तो मानव के लिए बहुत ही खतरा रहता है। इसलिए ओजोन गैस को बचाना अति आवश्यक होता है। वायुमंडल का 50% भाग 5.6 किलोमीटर की ऊंचाई तक सीमित है। यानी वायुमंडल का अगर 50% की बात करें तो वो धरातल से 5.6 किलोमीटर की ऊंचाई तक मौजूद रहता है। वायुमंडल के निचले स्तर में भारी गैस होती है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड यानी 20 किलोमीटर तक, ऑक्सीजन नाइट्रोजन है वो 100 किलोमीटर तक पाई जाती है। यानी ये भारी गैस होती है वायुमंडल में। कार्बन डाइऑक्साइड है तो वो 20 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है, ऑक्सीजन है नाइट्रोजन है वो 100 किलोमीटर तक की ऊंचाई में पाई जाती है। जबकि अधिक ऊंचाई पर है वो हीलियम, नियोन, क्रिप्टॉन एवं जेनेन, हीलियम, हाइड्रोजन जैसी हल्की गैसें पाई जाती है। यानी अधिक ऊंचाई तक ये जो गैसें मैंने अभी बताया था, हाइड्रोजन है, हीलियम है, नियोन है, क्रिप्टॉन है, जेनेन है, तो ये हल्की गैसें होती हैं। तो ये वायुमंडल के सबसे ऊपरी छोर पर पाई जाती है। गैसों के अलावा वायुमंडल में जलवाष्प, धूल के कण, नमक के कण, धूल कण भी विभिन्न अनुपात में पाए जाते हैं। यानी ये हमने पृथ्वी की गति का जो टॉपिक पढ़ा था उसमें मैंने विस्तार से भी दिया है। धूल कण के बारे में, नमक कण, छोटे जो कण होते हैं वो अपने वायुमंडल में अपने अपने अनुपात में ही पाए जाते हैं। जलवाष्प की भी मात्रा होती है, और जलवाष्प है वो अधिकतम 4 से 5% होता है, और निम्नतम है वो 0.2% तक होता है। तो ये धूल के कण हैं, नमक के कण हैं, या फिर धुएं के कण भी हो सकते हैं, और जलवाष्प की मात्रा है वो वायुमंडल में पाई जाती है। वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा इसके कुल आयतन का 4 से 5% है। यानी सबसे ज़्यादा है वो भूमध्य रेखीय क्षेत्र में के आसपास सबसे अधिक, या उपोष्ण शीतोष्ण कटिबंधीय जो क्षेत्र होता है वहाँ पर सबसे अधिक मात्रा में जलवाष्प की मात्रा होती है, और ध्रुवीय क्षेत्रों पर जाएंगे तो सबसे कम है जलवाष्प की मात्रा होती है। अब आगे चलते हैं, तो आगे हम देखिए ध्रुवीय क्षेत्रों के शुष्क वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा काफी कम, यानी 1% के आसपास होती है, या 1% से कम होती है, जबकि उष्ण और आर्द्र प्रदेशों में इसकी मात्रा 4% होती है। यानी ध्रुवीय क्षेत्रों जो शुष्क वायुमंडल होता है ध्रुवीय क्षेत्रों में, और उष्ण आर्द्र जहाँ होता है जहाँ पर सूर्य की अधिकतम किरणें गिरती है और जल की मात्रा अधिक होती है, तो वहाँ क्षेत्र होता है उष्ण आर्द्र क्षेत्र, तो वहाँ पर 4%, और ध्रुवीय क्षेत्रों पर 1% से भी कम जलवाष्प की मात्रा होती है। ऊंचाई में वृद्धि के साथ साथ जलवाष्प की मात्रा में कमी आती है। यानी जैसे जैसे हम ऊंचाई की ओर बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे जलवाष्प की जो मात्रा है उसमें क्या होती जाएगी, कमी होती जाएगी। यानी जलवाष्प है उसकी मात्रा कम होती जाती है। जैसे जैसे हम ऊंचाई की ओर जाते हैं, ऊंचाई की ओर बढ़ते जाएंगे, जलवाष्प की मात्रा क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो हम पृथ्वी के धरातल से ऊंचाई की ओर जाते हैं, जलवाष्प की मात्रा कम होती जाती है। वायुमंडल के संपूर्ण जलवाष्प का
90% भाग 8 किलोमीटर की ऊंचाई तक सीमित हैं। यानी वायुमंडल की जितनी संपूर्ण जलवाष्प यानी पूरी पूरी जो जलवाष्प की मात्रा है उसका 90% यानी 100 में से 90% है वो 8 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही सीमित है। यानी 8 किलोमीटर की ऊंचाई तक है वायुमंडल में जलवाष्प का 90% भाग पाया जाता है, तो अधिक भाग होता है इसका। तो यानी जलवाष्प का है वो 8 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही क्षोभ मंडल में पाया जाता है, अधिकतम 90%। धूल के कण मुख्यतः वायुमंडल के निचले भाग में पाए जाते हैं। जो धूल के जो कण होते हैं वो वायुमंडल के निचले भाग में ही पाए जाते हैं। क्षोभ मंडल में अधिकतम धूल कण, धुएं, जलवाष्प की मात्रा सबसे अधिक मात्रा में है वो क्षोभ मंडल में ही मौजूद है। हम विस्तार से पढ़ेंगे क्षोभ मंडल के बारे में भी, जो 5 परतें हैं वायुमंडल की उनके बारे में पढ़ेंगे। ध्रुवीय तथा विषुवतीय प्रदेशों की अपेक्षा उपोष्ण एवं शीतोष्ण क्षेत्रों में धूल के कणों की मात्रा अधिक होती है। यानी 30 डिग्री से लेकर के 60 डिग्री का जो क्षेत्र है उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध का, जहाँ पर उपोष्ण और शीतोष्ण कटिबंधीय का जो क्षेत्र पाया जाता है, वहाँ पर धूलकणों की जो मात्रा है वो सबसे अधिक मात्रा पाई जाती है। धूल के जो कण होते हैं वो, ठीक है। यानी ध्रुवीय तथा विषुवतीय प्रदेशों में है वो कम पाई जाती है, और उपोष्ण और शीतोष्ण कटिबंधीय का जो क्षेत्र होता है वहाँ पर है अधिक पाई जाती है। यानी ध्रुवीय क्षेत्र होता है वो शीत क्षेत्र होता है, विषुवत रेखीय क्षेत्र होता है उष्ण होता है। तो ये भी कह सकते हैं कि शीत और उष्ण क्षेत्रों में कम, जबकि उपोष्ण और शीतोष्ण क्षेत्र में अधिक धूल कणों की मात्रा पाई जाती है। धूल, धुआं एवं नमक के कण जलवाष्प को आकृष्ट करने के कारण आर्द्रताग्राही नाभिक का कार्य करते हैं। यानी धूल या फिर धुआं या नमक के जो कण होते हैं वो जलवाष्प को अपने में समा लेते हैं और आर्द्रताग्राही नाभिक का निर्माण करते हैं, और जिनके चारों तरफ संघनन की क्रिया होती है और वो किस में बदल जाते हैं फिर। यानी पहले तो वो वाष्प यानी भाप में थे, फिर जैसे संघनन की क्रिया होती है तो जल बूंदों में का निर्माण कर देते हैं। और जल बूंदों का निर्माण कौन करता है? धूल के कण, धुआं या फिर नमक के जो कण होते हैं वो जलवाष्प को किस में बदल देते हैं? जल बूंदों में बदल देते हैं, यानी गैस से जल में बदल देते हैं, तरल रूप में बदल देते हैं। धूल के कण सूर्य से आने वाली किरणों के प्रकिरण का भी कार्य करते हैं, जिसके कारण आकाश का रंग क्या होता है? नीला दिखाई देता है। यानी धूल वायुमंडल में असंख्य रूप में आपको धूल के कण मिलेंगे। जब सूर्य की किरणें डी लाइट के रूप में ऊपर पहुंचती है तो पृथ्वी पर है वो 71% जल की मात्रा है और जल है वो नीला होता है। तो वहाँ पर फ्लैक्स होता है, तो उसके कारण आसमान या आकाश का रंग होता है वो किस रंग का दिखाई देता है? नीले रंग का दिखाई देता है। तो वो किस कारण है? धूल कणों के कारण दिखाई देता है। आगे हम चलते हैं और उसमें पढ़ेंगे वायुमंडल में महत्वपूर्ण गैसें। यानी वायुमंडल में जो अलग अलग मात्रा में जो गैस पाई जाती है, और ये नोटबुक में ऐड करना है और इनको याद भी कर लेना कौन सी गैस कितने % मात्रा में पाई जाती है। तो इसमें आप देखोगे तो नाइट्रोजन जो गैस है 78.08% पाई जाती है। जो नाइट्रोजन गैस है वो सबसे अधिक वायुमंडल में पाई जाती है, 78.08%। ऑक्सीजन है वो 20.95% पाई जाती है। ऑक्सीजन जो जीवनदायिनी गैस बोलते हैं, और ये गैस 20.95% वायुमंडल में पाई जाती है, इसलिए जीवन संभव है। ये गैस होगी वहाँ पर जीवन संभव होगा। और ये गैस कब होगी? जब किसी ग्रह के धरातल पर पेड़ पौधे होंगे, और पेड़ पौधे होंगे तो ऑक्सीजन गैस होगी, और ऑक्सीजन गैस होगी तो मानव वहाँ पर जीवित रहेंगे, और मानव का भी, सभ्यता का भी उसका विकास होगा। उसके बाद में आती है आर्गन गैस। आर्गन है वो 0.93% होती है उसकी मात्रा वायुमंडल में, आर्गन गैस की।
कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा 0.036% है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है। नियोन 0.002% होती है। हीलियम, ये जो चारों गैसें हैं वो सबसे हल्की गैसें होती हैं। हीलियम है वो 0.0005% होती है, यानी परसेंटेज जो हीलियम गैस का होता है। ओजोन जो गैस होती है वो 0.00006%, ये ओजोन गैस की मात्रा होती है। तो ओजोन गैस की मात्रा लगातार क्या हो रही है, कम हो रही है। और हाइड्रोजन 0.0005% की मात्रा है। तो ये वायुमंडल में पाई जाने वाली महत्वपूर्ण गैस है। तो आप याद कर लेना, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, नियोन, हीलियम, ओजोन और हाइड्रोजन। और एक तरफ आप डायग्राम में भी देख सकते हैं, हाइड्रोजन का क्षेत्र है वो इतना है, देख सकते हैं 78%। ये 100% है, उसका 78% है वो नाइट्रोजन गैस का है। ये है ऑक्सीजन गैस 20.95% ऑक्सीजन का। ये है आर्गन 0.90%, ठीक है। और ये अदर गैस आ गई। और ये कार्बन डाइऑक्साइड जो रेड कलर में आप देख रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। तो ये आती है कार्बन डाइऑक्साइड। और अन्य जो गैसें हैं वो इसमें आ गई, जो येलो कलर का आपको दिखाई दे रहा है तो वो इसमें आ गई। तो डिवाइडेशन किया गया है इसमें 100% के आधार पर। तो अलग अलग गैसें हैं और इसमें पता चल रहा है कि सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस है, तो वो नाइट्रोजन गैस रहती है। आगे देखिए, वायुमंडल की संरचना पढ़ते हैं हम, यानी वायुमंडल की संरचना को कितने भागों में विभाजित किया है और किस आधार पर किया है। तो आप डायग्राम में जो अलग अलग मंडल देख रहे हैं यहाँ पे, शोभ मंडल, समताप मंडल, ये देखो शोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल। तो ये 5 अलग अलग संरचना में दर्शाए गए हैं। वायुमंडल में वायु की अनेक केंद्रीय परतें हैं जो घनत्व एवं तापमान की दृष्टि से एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न है। यानी घनत्व की बात करें, तापमान की बात करें तो एक दूसरे से क्या है, अलग है। गैसों से ही बात करें, जलवाष्प की मात्रा की बात करें, ऊंचाई की बात करें, तो ये इनमें क्या मिलेगी, भिन्नताएं मिलेगी, यानी अलग अलग रूप में पाई जाती है। तापमान के ऊर्ध्वाधर यानी लंबवत रूप में, एक होता है क्षैतिज, क्षैतिज होता है इस तरह से, ये होता है क्षैतिज, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक इस तरह से हवा चलती है, उसको क्षैतिज बोलते हैं। या तापमान बढ़ता है इस तरह से तो क्षैतिज बोलते हैं। जब पृथ्वी की धरातल से आसमान की ओर, ऊपर की ओर बढ़ता है, लंबवत रूप में बढ़ता है, तो उसको बोलते हैं ऊर्ध्वाधर। तापमान के ऊर्ध्वाधर वितरण के आधार पर वायुमंडल को 2 भागों में बांटा गया है। एक आता है सममंडल और दूसरा आता है विषममंडल। सममंडल विषममंडल में अंतर क्या है, सममंडल में होता है कि सभी गैसों की समानता होती है, और विषममंडल में ये होता है कि सभी गैसें हैं वो असमान रूप में पाई जाती है। तो हम एक एक मंडल के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ये देखिए, डायग्राम में आप इस तरह से बना सकते हैं, वर्गीकरण कर सकते हैं लेयर के बारे में। फोटोस्फेयर यानी शोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, ये आ जाती है सममंडल में। विषम मंडल में आती है, वो आती है आयन मंडल और बहिर्मंडल, ये आ जाती है दोनों विषम मंडल में तापमान के आधार पर। तो हम 1 नंबर पढ़ते हैं सममंडल। और सममंडल में 3 परतें मौजूद रहती है। वो कौन कौन सी, वो हम आगे चर्चा भी करेंगे इसी स्लाइड में। यह वायुमंडल का निचला भाग है, यानी पृथ्वी से लेकर के 80 किलोमीटर की ऊंचाई के मंडल को क्या कहते हैं, या 88 किलोमीटर की जो लंबाई होती है उसको कहते हैं सममंडल। ठीक है, तो वायुमंडल का ये निचला भाग रहता है, यानी कहीं पर आपको 80 मिलेंगे, कहीं पर आपको 88-90 किलोमीटर की ऊंचाई पर मिलेंगे।
इसकी बाहरी सीमा, जो ऊपरी सीमा है, मध्य मंडल की ऊपरी सीमा है, उसको निर्धारित की गई है 80 से 88 किलोमीटर की निर्धारित की गई, यानी 0 से लेकर के 80 या फिर 0 से 88 किलोमीटर की निर्धारित की गई। इसे पुनः 3 उप स्तरों में विभाजित किया गया है, यानी सममंडल के अंतर्गत 3 मंडलों में विभाजित किया गया है। वो कौन कौन से हैं, चलो देखते हैं। उनमें है शोभ मंडल, समताप मंडल और मध्य मंडल। ये 3 मंडल है। शोभ मंडल पृथ्वी की धरातल से ऊंचाई के आधार पर बात करें तो पृथ्वी से शोभ मंडल आता है 1 नंबर पर, दूसरे स्थान पर है वो समताप मंडल आता है, और तीसरे स्थान पर है मध्य मंडल आता है। और ये तीनों जो मंडल है वो सममंडल के अंतर्गत है, यानी होमोस्फीयर के अंतर्गत रखा गया है। इस भाग की प्रमुख गैसें ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन है, यानी इस मंडल की समताप मंडल की अगर बात करें तो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड जो गैसें हैं या फिर ओजोन जो गैसें हैं इस मंडल की सबसे महत्वपूर्ण गैसें हैं। और हमने पीछे पढ़ा था ऑक्सीजन नाइट्रोजन 100 किलोमीटर तक की ऊंचाई पर पाई जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड 20 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है, और ओजोन जो निचले समताप मंडल की नीचे परत है वहाँ तक पाई जाती है, उसकी एक लेयर है तो वहाँ तक पाई जाती है। तो यानी 3 मंडलों में इसे विभाजित किया गया है। सममंडल कहा जाता है क्योंकि इसमें गैसों के अनुपात में परिवर्तन नहीं होता है, यानी जो गैसों का अपना अनुपात होता है उस अनुपात में कोई असमानता नहीं होती है, परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए इसको सममंडल कहते हैं। सभी गैसों का अनुपात समान होता है, इसलिए उसको सममंडल कहा जाता है। अब हम सबसे पहले 1 नंबर शोभ मंडल ट्रोपोस्फियर के बारे में पढ़ेंगे। तो ट्रोपोस्फियर डायग्राम में हम देखते हैं ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी की आकृति है, और पृथ्वी से धरातल से हम ये लेयर पढ़ेंगे तो उसको कहते हैं, यानी पृथ्वी के चारों ओर जो वायुमंडल की प्रथम परत है तो उसे बोलते हैं ट्रोपोस्फियर, यानी शोभ मंडल कहा जाता है। तो ट्रोपोस्फियर या फिर शोभ मंडल जो है उसकी क्या क्या विशेषता रहती है, जो वायुमंडल की प्रथम परत है, यह वायुमंडल की सबसे निचली एवं सघन परत है, यानी सबसे निचली परत वायुमंडल की, ये देखो यहाँ पर, और पृथ्वी के नज़दीक, धरातल के नज़दीक जो परत है वो शोभ मंडली आती है, जिसमें वायु के संपूर्ण भार का 75% भाग पाया जाता है। यानी जो सभी वायुमंडल में जो वायु का जो भार है उसका 75% भाग है वो शोभ मंडल में पाया जाता है। 75%, 3/4, यानी 3/4 भाग है वो शोभ मंडल में ही मौजूद रहता है। धरातल के इस परत की औसत ऊंचाई लगभग 14 किलोमीटर मानी जाती है, यानी इसकी अगर धरातल से इस परत की औसत ऊंचाई की बात करें तो वो 14 किलोमीटर है, परंतु ये भूमध्य रेखा पर उसकी दूरी बढ़ जाती है 18 किलोमीटर तक, और ध्रुवों पर इसकी दूरी घट जाती है और वो हो जाती है 8 से 10 किलोमीटर तक हो जाती है। तो औसत ऊंचाई है वो 14 किलोमीटर तक रहती है। यह परत भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर पतली होती जाती है, यानी ये आप देख रहे हैं जो भूमध्य रेखीय क्षेत्र है उस पर इसकी जो ऊंचाई होती है वो सबसे अधिक होती है, और जैसे जैसे ये ध्रुवों की ओर जाएगी वैसे वैसे उसकी ऊंचाई क्या होती जाएगी, कम होती जाती है। भूमध्य रेखा पर संवहन धारा के कारण इसकी ऊंचाई 18 किलोमीटर एवं ध्रुवों पर 8 से 10 किलोमीटर होती है। यानी जब ये भूमध्य रेखा पर होती है तो वहाँ पर गर्म क्षेत्र होता है और वहाँ पर संवहनीय धारा चलती है, और संवहनीय धारा के कारण इसकी ऊंचाई बढ़ जाती है और वो 18 किलोमीटर हो जाती है।
और ध्रुवीय क्षेत्रों पर शीत क्षेत्र होता है, इसलिए इसकी ऊंचाई क्या हो जाती है, 8 से 10 किलोमीटर तक हो जाती है। तो ये इसकी ऊंचाई है वो घटती बढ़ती रहती है। जलवाष्प एवं धूल कणों के क्षोभ मंडल में ही केंद्रित होने के कारण बादलों का निर्माण, तूफान, चक्रवात आदि की उत्पत्ति एवं मौसम संबंधी घटनाएं इसी मंडल में होती हैं। यानी जलवाष्प हैं, धूल के कण हैं, तो वो कहाँ हैं, क्षोभ मंडल में ही केंद्रित होते हैं, और जिनके कारण किसका निर्माण होता है, बादलों का निर्माण होता है। तो मौसम संबंधी जो घटनाएं हैं, वर्षा, बारिश, जलवाष्प, तो वो सभी क्षोभ मंडल में ही मौजूद हैं। और इसमें ही इसी मंडल में है वो तूफान, अनेक तूफान का निर्माण होता है, तूफानों का, चक्रवातों का, तो इनकी उत्पत्ति होती है कौन से मंडल में, क्षोभ मंडल में होती है। क्योंकि सबसे अधिक मात्रा में धूल के कण, नमक के कण या धुआं है, वो सबसे अधिक क्षोभ मंडल में ही पाए जाते हैं। क्षोभ मंडल को संवहन मंडल भी कहा जाता है, क्योंकि संवहन धाराएं इस मंडल के बाहरी सीमा तक ही सीमित होती हैं। यानी क्षोभ मंडल को क्या कहते हैं, संवहन मंडल भी कहा जाता है। और संवहन मंडल क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर संवहनीय धाराएं बहती है। यानी संवहनीय धाराएं भूमध्य रेखीय जो क्षेत्र होता है वहाँ पर चलती है, और अधिक तापमान होने के कारण ये क्या हो जाती है, गर्म होकर के हल्की हो जाती है, और हल्की होने की वजह से ये ऊपर उठती है, तो वहाँ पर उसकी ऊंचाई बढ़ जाती है, और क्षोभ मंडल की बाहरी सीमा तक ये मौजूद रहती है। तो ये था क्षोभ मंडल। आगे हम क्षोभ मंडल की एक चर्चा और करते हैं। ग्रीष्म ऋतु में इस परत की ऊंचाई में वृद्धि एवं शीत ऋतु में कमी पाई जाती है। यानी जब ग्रीष्म ऋतु आती है, गर्मी का समय आता है, तो तापमान बढ़ जाता है, तो इसकी ऊंचाई क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। जब शीत ऋतु आती है, जब सूर्य मकर रेखा पर या दक्षिणी ध्रुव पर, दक्षिणी गोलार्ध में होता है, तो इसकी ऊंचाई में क्या आ जाती है, कमी हो जाती है। तो यानी ग्रीष्म ऋतु में इसकी ऊंचाई बढ़ जाती है, और शीत ऋतु में इसकी ऊंचाई कम हो जाती है। तो याद रखना है, अब पूछ ले कि क्षोभ मंडल की ऊंचाई कब बढ़ जाती है, तो वो होती है ग्रीष्म ऋतु में। क्षोभ मंडल की ऊंचाई कम कब हो जाती है, तो वो आता है शीत ऋतु में। इस परत में ऊंचाई के साथ तापमान में कमी आती है। यानी क्षोभ मंडल में हम ऊंचाई की ओर जाएंगे, जैसे जैसे ऊंचाई की ओर जाएंगे तापमान क्या होता जाएगा, तापमान है वो क्या होता जाएगा, उसमें कमी होती जाएगी। यानी तापमान है, वायुदाब है, दोनों है वो क्या होते जाएंगे, कम होते जाएंगे। और तापमान में ये गिरावट है वो 165 मीटर की ऊंचाई पर जाते हैं, तो 1 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाता है। यानी हम 65 मीटर की ऊंचाई पर जाते हैं तो 1 डिग्री सेल्सियस तापमान कम हो जाता है। एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको करना है सभी बच्चों को, ये कमेंट में आप बताओगे कि 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर तापमान में कितने डिग्री कमी हो जाती है, यानी तापमान में कितने डिग्री की कमी हो जाती है, तो ये बताना है आपको। ठीक है, तो आप बताओगे कि ये दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ कि 1 किलोमीटर की ऊंचाई, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो 1 किलोमीटर की ऊंचाई में कितने डिग्री सेल्सियस तापमान में कमी आती है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, कितने मीटर की ऊंचाई पर वायुदाब आधा हो जाता है, यानी कितने मीटर की ऊंचाई पर वायुदाब आधा हो जाता है। तो ये दोनों आप मुझे कमेंट करके इस क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चनों के जवाब दोगे। ठीक है, वायुदाब है वो आधा कितने मीटर की ऊंचाई पर हो जाता है, और 1 किलोमीटर या 1000 मीटर की ऊंचाई पर कितना डिग्री सेल्सियस तापमान कम हो जाता है। तो इन दोनों क्वेश्चनों के मुझे कमेंट में जवाब देना। आगे, तो ये जो तापमान कम होता है इसे सामान्य ह्रास दर कहा जाता है। यानी ये जो तापमान कम होता है उसे सामान्य ह्रास दर कहा जाता है। तो सामान्य ह्रास दर है वो क्षोभ मंडल में ही पाए जाते हैं, और सामान्य ह्रास दर कितना रहता है,
165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान का कम होना। बादल, तूफान आदि के कारण यह मंडल वायुयानों के उड़ने के लिए उपयुक्त नहीं होता है। यानी यहाँ पर इस मंडल में अनेक धूलकण होते हैं, जलवाष्प की मात्रा होती है, तो बादल का निर्माण होता है, अनेक तूफान चक्रवात उत्पन्न होते हैं, तो इस कारण हमें इस मंडल में वायुयान है वो नहीं उड़ा सकते हैं, तो इसके लिए ये मंडल है वो उपयुक्त नहीं है। क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा पर भूमध्य रेखा पर तापमान -80 डिग्री सेल्सियस से हो जाता है। यानी क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा पर, अभी बताया था जैसे जैसे तापमान में कमी 165 मीटर की ऊंचाई पर है 1 डिग्री सेल्सियस तापमान कम हो जाता है। तो यानी इसकी ऊंचाई कितनी है, ध्रुवीय क्षेत्रों पर 8 किलोमीटर की है, 8 से 10 है, और भूमध्य रेखीय क्षेत्र पर है 18 किलोमीटर की है। तो जैसे जैसे हम ऊंचाई की ओर जाएंगे तापमान में कमी आती जाएगी, तो यानी वास्तविक तापमान से हम कम करेंगे तो 80 डिग्री सेल्सियस माइनस में चला जाता है। जबकि ध्रुवीय क्षेत्रों पर कितना, -45 डिग्री, भूमध्य रेखीय क्षेत्र पर -80 डिग्री और ध्रुवीय क्षेत्रों पर -45 डिग्री सेल्सियस तापमान कम हो जाता है। क्षोभ मंडल तथा समताप मंडल के बीच स्थित संक्रमण परत को क्षोभ सीमा कहा जाता है। यानी एक तरफ क्षोभ मंडल है और उसके ऊपर समताप मंडल है, तो क्षोभ मंडल और समताप मंडल का जो संक्रमण भाग है यानी आपस में जुड़ा हुआ जो भाग है उस परत को कहते हैं क्षोभ सीमा। किस नाम से, क्षोभ सीमा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यानी जो संक्रमण परत होती है उसके बारे में। तो ये था क्षोभ मंडल के बारे में। अब हम पढ़ते हैं समताप मंडल के बारे में, यानी वायुमंडल की जो दूसरी परत है समताप मंडल यानी स्ट्रेटोस्फीयर। ये देखो ये परत है स्ट्रेटोस्फीयर के नाम से जानी जाती है, यानी समताप मंडल। और समताप मंडल इसलिए कहते हैं यहाँ पर कोई मौसमी घटनाएं, मानसूनी घटनाएं नहीं होती है और सभी गैसें हैं वो समान रूप से पाई जाती है, इसलिए इसको समताप मंडल कहा जाता है। और ये वायुयान के लिए बहुत ही अच्छा मंडल है और यहाँ पर वायुयान जेट है वो उड़ाए जाते हैं सबसे ज़्यादा समताप मंडल में, क्योंकि यहाँ पर कोई मौसमी घटनाएं नहीं होती है, तो कोई अवरोध कोई नहीं पाया जाता है, इसलिए जेट है वायुयान है वो यहाँ पर उड़ाए जाते हैं। चलो देखो, जो ये जो आप लेयर देख रहे थे ये क्षोभ सीमा है, ये जो देख रहे हैं जो संक्रमण क्षेत्र होता है, ठीक है ना, ये इसको कहते हैं क्षोभ सीमा। चलो देखो समताप मंडल के बारे में। क्षोभ सीमा के ऊपर समताप मंडल स्थित है, यानी क्षोभ मंडल है उसकी जो ऊपरी क्षोभ मंडल है उसके ऊपर है वो समताप मंडल पाया जाता है। यानी 18 से लेकर के 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक ये पाया जाता है। ये यहाँ तक 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक रहता है इस मंडल की ऊंचाई यहाँ तक, ठीक है। इसकी ऊंचाई धरातल से 50 किलोमीटर तक है, यानी धरातल से हम बात करें 0 किलोमीटर से लेकर के बात करें तो इसकी ऊंचाई 50 किलोमीटर तक की है। पर तो अगर क्षोभ मंडल से बात करें तो वो 18 किलोमीटर से लेकर के 50 किलोमीटर तक की इसकी ऊंचाई रहती है। इस मंडल के 3 नंबर है, इस मंडल के निचले भाग में अर्थात 20 किलोमीटर की ऊंचाई तक तापमान लगभग स्थिर रहता है। तापमान क्या रहता है, 20 किलोमीटर तक स्थिर रहता है, न तो घटता है और न ही बढ़ता है, क्योंकि वहां पर कौन सी परत है, वहां पर ओजोन परतें पाई जाती है। और ओजोन परत होने की वजह से वो क्या करती है, सूर्य की किरणों का अवशोषण करती है, यानी अपने आप में सोख लेती है, और सोख लेने की वजह से वहां पर तापमान क्या रहता है, समान रहता है। तो वहां पर समान या स्थिर रहता है, परंतु ऊपरी भाग में यानी 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक तापमान लगातार बढ़ता जाता है। यानी क्षोभ मंडल में तो हम ऊंचाई पर जाते गए वैसे वैसे तापमान में कमी आती गई, समताप मंडल में आए
तो 20 से 50 किलोमीटर का जो भाग है वहां पर क्या होता गया, तापमान बढ़ता गया। ठीक है, तो तापमान में क्या होती गई, वृद्धि होती गई। क्यों होती गई, क्योंकि जब तापमान का अवशोषण ओजोन मंडल कर रहा है, अवशोषण कर रहा है, तो वो नीचे नहीं जा रहा है, सूर्य की किरणें वो उस ओजोन मंडल तक रहती है। तो ओजोन मंडल तक रहती है तो समताप मंडल का तापमान बढ़ जाता है और लगभग 100 डिग्री सेल्सियस तापमान रहता है। इसका कारण यह है कि यहाँ सूर्य की पराबैंगनी किरणों का अवशोषण करने वाली ओजोन गैस मौजूद है, ये भी बताया था अभी। तो यानी ओजोन गैस है जो पराबैंगनी किरणें होती है, लघु तरंगें होती है सूर्य की, तो उसका क्या करती है, अवशोषण कर लेती है, यानी नीचे नहीं जा पाती है। और जब नीचे नहीं जा पाएगी तो वहाँ का तापमान क्या कर देगी, बढ़ा देगी। तो तापमान को वृद्धि कर देती है, बढ़ा देती है। 20 किलोमीटर से 35 किलोमीटर की ऊंचाई तक ओजोन परत की सघनता मिलती है। तो 20 किलोमीटर से लेकर के 35 किलोमीटर तक ओजोन परत है वो मौजूद रहती है, जो क्या करती है, पराबैंगनी किरणों का अवशोषण करती है। ये अपनी नोटबुक में ये पॉइंट वाइज है, वो लिखोगे अच्छी तरह से आप। अतः इसे ओजोन मंडल भी कहा जाता है, यानी समताप मंडल है, यहाँ पर ओजोन मंडल की स्थिति होने की वजह से, पराबैंगनी किरणों का अवशोषण होने की वजह से इसे क्या कहते हैं, ओजोन मंडल भी कहा जाता है। आगे चलते हैं, तो समताप मंडल के बारे में आगे देखिए। इस मंडल में वायु की गति क्षैतिज होती है, यानी जो क्षोभ मंडल में लंबवत थी, ऊर्ध्वाधर थी, तो समताप मंडल में क्या है, इस तरह से क्षैतिज होती है, यानी हवा की जो गति है, वायु की जो गति है वो क्या होती है, क्षैतिज होती है। समताप मंडल की ऊपरी सीमा यानी 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर तापमान बढ़ करके 0 डिग्री सेल्सियस से हो जाता है। सॉरी, वो मैंने 100 किलोमीटर वो मध्य मंडल का था, तो यानी वो यहाँ पर तो कितना था, क्षोभ मंडल तक भूमध्य रेखीय -80 डिग्री था। तो जैसे जैसे ये ऊंचाई पर गए वैसे वैसे तापमान में वृद्धि होती गई। तो यानी समताप मंडल की जो ऊपरी सीमा है वहाँ का तापमान कितना हो जाता है, 0 डिग्री सेल्सियस से हो जाता है। तो यानी वहाँ पर तापमान 0 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। ओजोन परत के नुकसान के फलस्वरूप पराबैंगनी किरणों के पृथ्वी के धरातल पर आने से पृथ्वी के तापमान में वृद्धि एवं कैंसर जैसी समस्याएं हो सकती हैं। यानी अगर ओजोन परत को नुकसान हुआ या फिर ओजोन गैस है वो समाप्त हो जाती है, तो जो पराबैंगनी किरणें हैं वो सीधे पृथ्वी के धरातल पर पहुंचेगी। और जब ये पृथ्वी के धरातल पर ये गैस पराबैंगनी किरणें पहुंचती है तो उसमें कैंसर जैसी बीमारियां हैं वो ये लगातार अब बढ़ रही है। ये इसी वजह से ओजोन गैस की मात्रा कम हो रही है, इस वजह से कैंसर जैसे रोग बढ़ रहे हैं, क्योंकि पराबैंगनी किरणें हैं वो पृथ्वी के धरातल पर पहुंच रही है। तो यानी ये बहुत ही एक विकराल समस्या है, तो इसका समाधान होना चाहिए। तो इसको हम कैसे रोक सकते हैं, तो इसलिए CFC यानी क्लोरोफ्लोरो जो कार्बन गैस है उसकी मात्रा में क्या कर देनी चाहिए, कम कर देनी चाहिए उसकी मात्रा। ठीक है, CFC की मात्रा। क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC हेलोन जैसी गैसों के कारण इस मंडल को काफ़ी नुकसान होता है। यानी जो क्लोरोफ्लोरो गैस है, कार्बन CFC या फिर हेलोन गैस है, ये जैसे जैसे मात्रा इनकी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे ओजोन गैस की मात्रा क्या होती जाएगी, कम होती जाती है। यानी क्लोरोफ्लोर का एक कार्बन जिसका एक अणु होता है ओजोन गैस के 10,000 अणुओं को क्या कर देता है, नष्ट कर देता है। ठीक है ना, यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन का एक अणु और ओजोन गैस के 10,000 अणुओं को क्या कर देता है, खत्म कर देता है। अगला पॉइंट है 6 नंबर, समताप मंडल में बादलों का अभाव होता है तथा धूल के कण एवं जलवाष्प भी नाम मात्र के ही पाए जाते हैं। तो समताप मंडल में बादलों का निर्माण नहीं होता है या छिटपुट रूप में कुछ बादल पाए जाते हैं, परंतु वो वर्षा वाले बादल नहीं होते हैं। और जलवाष्प की जो मात्रा होती है वो नाम मात्र की ही होती है, यानी नहीं पाई जाती है। जलवाष्प की मात्रा सबसे ज़्यादा है वो क्षोभ मंडल में ही पाई जाती है। तो ये दो हमने मंडल पढ़े थे,
सममंडल के जो शोभ मंडल और समताप मंडल। अब हम तीसरा मंडल पढ़ते हैं, वो आता है मध्य मंडल। और मध्य मंडल हम देखते हैं तो उसकी ऊंचाई है वो 50 किलोमीटर से लेकर के, यहाँ से लेकर के 80 किलोमीटर तक, यहाँ तक इसकी ऊंचाई रहती है। तो 50 से 80 किलोमीटर के बीच यानी 30 किलोमीटर जो मध्यवर्ती क्षेत्र है वहाँ पर मध्य मंडल है वो पाया जाता है। जो स्ट्रेटोस्फीयर यानी समताप मंडल और थर्मोस्फीयर यानी आयन मंडल के मध्य है वो मेसोस्फीयर यानी मध्य मंडल के मौजूद रहता है यहाँ पर इस भाग। तो इस मंडल की विशेषता भी यही है कि जैसे जैसे हम ऊंचाई की ओर जाते हैं तापमान में क्या होती जाती है, वृद्धि होती जाती है। ठीक है, तो आइए देखते हैं, इसके 3 पॉइंट हैं। छोटा है, यह समताप मंडल के ऊपर स्थित है, यानी ये देखो स्ट्रेटोस्फीयर यानी समताप मंडल है, इसके ऊपरी भाग में है एवं 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर की ऊंचाई के बीच से फैला हुआ है। ये देखो यहाँ पर है 50 किलोमीटर से लेकर के, ये देखो 50 किलोमीटर से लेकर के 80 या 85 किलोमीटर के बीच ये जो मध्यवर्ती जो भाग है यहाँ पर मध्य मंडल पाया जाता है। इस मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान में ह्रास होता है एवं 80 किलोमीटर की ऊंचाई पर तापमान क्या हो जाता है, 100 डिग्री सेल्सियस से हो जाता है। तो यानी जैसे जैसे तापमान है ऊंचाई की ओर जाते हैं तापमान में क्या हो जाते हैं, ह्रास हो जाता है। और तापमान 80 किलोमीटर जो ऊपरी पड़ता है वहाँ पर तापमान कितना हो जाता है, 100 डिग्री सेल्सियस से हो जाता है, यानी 100 डिग्री के आसपास हो जाता है तापमान है बढ़ गया। इस मंडल की ऊपरी सीमा को मध्य सीमा कहा जाता है, यानी जो ऊपरी सीमा है इस मंडल की ऊपरी सीमा है उसको क्या कहते हैं, मध्य सीमा कहते हैं। तो उसकी ऊपरी सीमा को हमें मध्य सीमा कहेंगे, क्योंकि जैसे हमने शोभ मंडल और समताप मंडल पढ़ा तो वहाँ पर हमने शोभ मंडल और समताप मंडल में शोभ सीमा, समताप मंडल और मध्य मंडल के बीच में मध्य समताप समसीमा, समताप सीमा, और मध्य मंडल और आयन मंडल के बीच है या मध्य मंडल की ऊपरी परत है उसे मध्य सीमा कहा जाता है। तो ये मध्य मंडल की ऊपरी परत है। तो ये थे समता या सम मंडल की तीनों परतें। अब हम पढ़ते हैं विषम मंडल, और विषम मंडल है उसमें 2 परतें आती है, आयन मंडल और बहिर्मंडल। विषम मंडल की क्या विशेषता होती है, इसमें जो गैसें होती है वो विरलता होती है और ये इनका अनुपात है वो समान नहीं होता है, इसलिए इसको विषम मंडल कहा जाता है। इस मंडल की ऊंचाई 90 किलोमीटर से 10,000 किलोमीटर तक की ऊंचाई है, यानी विषम मंडल है वो 90 किलोमीटर से लेकर के या फिर 81 किलोमीटर से लेकर के 10,000 किलोमीटर तक की ऊंचाई विषम मंडल की पाई जाती है। इस मंडल में स्थित विभिन्न परतों के रासायनिक एवं भौतिक गुणों में विषमता के कारण इनका नाम विषम मंडल रखा गया था, यानी उसकी परतों में विभिन्नता है, रासायनिक और भौतिक गुणों में विषमता है, और विषमता होने के वजह से समानता नहीं होती है, विषमता होती है, और विषमता होने की वजह से इसे विषम मंडल कहा गया था। 3 नंबर, इसमें विभिन्न गैसों की 4 परतें पाई जाती हैं, यानी इस जो ये परत है विषम मंडल की जो परत है इसमें 4 परतें हैं वो गैसों की पाई जाती है। वो कौन कौन सी है, एक तरफ उसके नाम दिए हुए हैं, एक तरफ उसका विस्तार दिया हुआ है, कितने किलोमीटर की ऊंचाई पर है। तो आणविक नाइट्रोजन है वो 90 से 200 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है। तो आणविक नाइट्रोजन गैस 90 से लेकर के 200 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है। आणविक ऑक्सीजन गैस है वो 200 से 1100 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है। जो ये हल्की आणविक की बात कर रहा हूँ मैं, नाइट्रोजन या ऑक्सीजन की बात नहीं कर रहा हूँ।
तो ये हल्की गैसें होती है और ऊपरी भाग में पाई जाती है। हीलियम गैस है तो वो 1100 से 3500 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है। आणविक हाइड्रोजन गैस है वो 3500 से 10,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है। तो ये 4 गैसों की परतें हैं, आणविक नाइट्रोजन, आणविक ऑक्सीजन, आणविक हीलियम, आणविक हाइड्रोजन। तो सबसे आणविक गैसों में अगर भारी की बात करें तो वो नाइट्रोजन, उसके बाद में ऑक्सीजन, उसके बाद में हीलियम, उसके बाद में सबसे हल्की गैस है आणविक हाइड्रोजन आती है। तो 3500 से 10,000 किलोमीटर तक की ऊंचाई पर पाई जाती है, जो सबसे ऊपरी भाग में पाई जाती है। हाइड्रोजन और हीलियम गैस सबसे हल्की गैसें होती है। तो आइए विषममंडल की एक एक परतों के बारे में हम अध्ययन करते हैं। तो उसमें हम सबसे पहले जो परत आएगी वो आती है आयन मंडल। और आयन मंडल हम पढ़ें तो आयन मंडल का जो भाग है मध्य मंडल के ऊपरी भाग में पाए जाते हैं। ये देखो दिखाई दे रहा है सभी को। तो इसके ऊपरी भाग में पाई जाती है, यहाँ पर ये भाग है। ये देखो सौर मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल और आयन मंडल, 4 नंबर की जो परत है वो ये रहती है। और इसकी जो ऊंचाई रहती है वो 80 किलोमीटर से लेकर के 81 किलोमीटर से लेकर के 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है ये परत, इस तरह से वायुमंडल में। चलो देखो, इसे तापमंडल यानी थर्मोस्फेयर भी कहा जाता है। ये देखो तापमंडल या थर्मोस्फेयर कहते हैं इसको। इस मंडल का फैलाव 80 किलोमीटर से लेकर के 400 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। यानी 80 किलोमीटर से लेकर के 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर है वो आयन मंडल मौजूद रहता है। तो आयन मंडल की स्थिति यहाँ पर पाई जाती है। इस मंडल में तापमान तेजी से बढ़ता है एवं ऊपरी सीमा पर यह बढ़कर 1000 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। यानी यहाँ पर जो तापमान बढ़ करके कितना हो जाता है ऊपरी सीमा पर 1000 डिग्री सेल्सियस से तापमान हो जाता है। पृथ्वी से प्रेषित रेडियो तरंगें इसी मंडल से परावर्तित होकर पुनः पृथ्वी पर वापस से लौट आती है। और इस परत में हम जो 4 अलग अलग भाग हैं रेडियो तरंगों के, डी, ई, एफ और जी, वो भी पढ़ेंगे। तो यानी ये क्या करती है, जो पृथ्वी से प्रेषित होती है रेडियो तरंगें जो पृथ्वी से आती है वो अधिकतम आयन मंडल तक ही आती है। और आयन मंडल क्या करता है, उसे वापस है वो पृथ्वी की ओर लौटा देता है। सिग्नल जो होते हैं वो वापस से लौट जाते हैं, वो अधिकतम आयन मंडल तक ही जा पाते हैं। इस मंडल में वायु के कण विद्युत विसर्जन के कारण चमकने लगते हैं। यानी इस मंडल में वायु के जो कण होते हैं वो आपस में टकराते हैं तो वो जगमग होते हैं और इसमें ऊष्मा या रोशनी प्रकट होती है, वो हमें जलते हुए दिखाई देते हैं। तो इसी मंडल में रहते हैं, वो आयन मंडल में। इस मंडल में वायु के कण, ये तो हो गया, लास्ट है, उत्तरी गोलार्ध में इस प्रकाश को उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश यानी अयोरा बोरियोलिस कहते हैं। यानी जो उत्तर में 2 ध्रुवीय प्रकाश या ज्योति होती है, जो आप नाइट को देखते हैं तो उसे उत्तरी ध्रुवीय ज्योति या अरोरा बोरियोलिस कहते हैं। यानी अरोरा बोरियोलिस है वो उत्तरी ध्रुवीय ज्योति को कहते हैं। और दक्षिण में है वो दक्षिणी ध्रुवीय या दक्षिणी गोलार्ध में होती है, जिसे दक्षिणी ध्रुवीय प्रकाश ज्योति कहते हैं, जिसे इंग्लिश में अरोरा ऑस्ट्रेलिस कहा जाता है। तो अरोरा ऑस्ट्रेलिस है वो दक्षिणी गोलार्ध में या दक्षिणी ध्रुव पर पाई जाती है ज्योति, और अरोरा बोरियोलिस है वो उत्तरी ध्रुवीय ज्योति को कहा जाता है। तो ये आयन मंडल में ही मौजूद रहती है। उसके बाद में इस मंडल को पुनः डी, ई, एफ तथा जी परतों में विभाजित किया गया है। यानी 4 अलग अलग परतों में, उप परतों में विभाजित किया गया है। तो 1 नंबर आती है डी परत। इस डी परत दिन के समय 60 से 99 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है।
यानी इसकी जो ऊंचाई रहती है वो 60 किलोमीटर से लेकर के 99 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है। और सूर्यास्त यानी जब सूर्यास्त होता है उसके साथ ये क्या हो जाती है, लुप्त हो जाती है। तो डी परत दिन के समय मौजूद रहती है जो 60 से 99 किलोमीटर की ऊंचाई पर है, और ये सूर्यास्त होता है तब ये क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। यह मध्यम और उच्च आवर्ती की तरंगों को अवशोषित कर लेती है। यानी ये परत है जो मध्यम और उच्च आवर्ती वाली जो किरणें होती हैं उसको अवशोषित कर लेती है, अपने आप में समा लेती है, और जो लघु आवर्ती की तरंगों को परावर्तित कर देती है। जो लघु तरंगें आती है सूर्य से उसको क्या कर देती है, वापस परावर्तित कर देती है। ई परत, और ई परत है केनली हेविसाइड परत कहते हैं, क्योंकि इस परत की जो खोज की थी जो एक ब्रिटिश वैज्ञानिक, और उसका नाम था केनली हेविसाइड, तो उसके नाम के आधार पर इस परत को केनली हेविसाइड परत भी कहते हैं। और ये पृथ्वी की सतह से 90 से 130 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है। तो इसकी जो ऊंचाई होती है वो 90 से लेकर के 130 किलोमीटर की ऊंचाई होती है, और ये ई परत है, और ये सूर्यास्त के बाद में लुप्त हो जाती है। तो ये दोनों याद रखना, डी परत और ई जो परत है वो सूर्य अस्त होता है वैसे समाप्त हो जाती है, और दिन के समय ये सक्रिय रहती है। ई परत का उपयोग मध्यम और उच्च आवर्ती की रेडियो तरंगों को परावर्तित करते हैं। तो ई परत है, इसका उपयोग जो मध्यम और उच्च आवर्ती वाली जो तरंगें होती हैं वो रेडियो तरंगों को क्या कर देती है, परावर्तित कर देती है। इसे केनली हेविसाइड परत भी कहा जाता है। तो मैंने बताया था अभी, जो ब्रिटिश वैज्ञानिक थे उन्होंने खोज की थी, इसलिए इस परत का नाम पड़ा केनली हेविसाइड परत के नाम से। आगे चलते हैं। अफ परत, और अफ परत को दो भागों में विभाजित किया है, अफ फर्स्ट और अफ सेकंड परत के रूप में। तो अफ फर्स्ट परत कौन सी है, दोनों के प्रति देखते हैं। ये मिलकर अपलेटन परत कहलाती है। अपलेटन परत क्यों कहते हैं, वो ये अफ परत की खोज है वो ब्रिटिश वैज्ञानिक अपलेटन के द्वारा की गई थी, और अपलेटन के आधार पर है इस परत का नाम है वो अपलेटन कर दिया गया था, और इसी आधार पर इस परत को अपलेटन परतें कहते हैं, जो F1 और F2 दोनों मिल करके इसका निर्माण करती है। पृथ्वी की सतह से लगभग 150 से 380 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है। तो 150 से लेकर के 380 किलोमीटर की ऊंचाई पर F परत है वो पाई जाती है। ये मध्यम और उच्च आवर्ती वाली रेडियो तरंगों को परावर्तित कर देती है, और लंबी दूरी की रेडियो प्रसारण में महत्वपूर्ण है। यानी लंबी दूरी की जो रेडियो जो प्रसारण होते हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो परत होती है वो अफ परत ही होती है, सबसे महत्वपूर्ण होती है ये परत। उसके बाद में आता है अंतिम चौथी परत जी परत। ये एक परावर्तनी परत है और F2 परत के ऊपर पाई जाती है। तो F1 और F2 के बाद में जी परत पाई जाती है जो परावर्तनी परत कहलाती है, और ये परत F परत द्वारा परावर्तित सभी तरंगों को परावर्तित कर देती है। जो F तरंग परावर्तित करती है तरंगों को, तो वो उसको क्या कर देती है, जी परत भी इसका सहयोग रहता है, और वो भी उस तरंगों को क्या करती है, परावर्तित कर देती है। ये परत पृथ्वी की सतह से लगभग 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है। यानी 380 या 370 से लेकर के 400 किलोमीटर की जो ऊंचाई है वहाँ पर जी परत है वो पाई जाती है, जो आयन मंडल में। तो आयन मंडल में हमने पढ़ा था चारों परतों के बारे में, सबसे पहले डी, फिर ई, फिर एफ, फिर जी। ये चारों के चारों जो परत हैं वो आयन मंडल में ही मौजूद रहती है। तो अपने नोटबुक में ये नोट कर लोगे। अब हम पढ़ते हैं विषम मंडल की अंतिम परत, और वो आती है बहिर्मंडल या बाहरी मंडल कहते हैं, एक्सोस्फेयर के नाम से जानी जाती है। और आप पृथ्वी के धरातल से इस तरह से वायुमंडल की परतों को पढ़ोगे तो ये आती हैं बहिर्मंडल, जो अधिक 10,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर ये परतें मौजूद रहती हैं।
चलो देखते हैं। यह वायुमंडल के सबसे ऊपरी परत है और आप इसमें देख सकते हैं क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बाहरी मंडल। तो ये एक्सोस्फीयर है, वो सबसे ऊपरी परत है। इस परत की वायु काफी विरल होती है एवं धीरे धीरे बाहरी अंतरिक्ष में विलीन हो जाती है। यानी इस परत में जो वायु चलती है वो विरल होती है, हल्की होती है और धीरे धीरे क्या हो जाती है, बाहरी अंतरिक्ष में विलीन हो जाती है, लुप्त हो जाती है। तो इसमें वायु हल्की होती है और वो भी क्या हो जाती है, अंतरिक्ष में लुप्त हो जाती है। इसकी बाहरी सीमा पर तापमान लगभग 5668 डिग्री सेल्सियस से रहता है। जो बाहरी सीमा, ये जो परत होती है, यहाँ का तापमान सबसे अधिक होता है और वो होता है 5568 डिग्री सेल्सियस तक तापमान होता है, सबसे अधिक गर्म होती है यहाँ पर। परंतु इस गर्मी को अनुभव नहीं किया जा सकता है, यानी क्योंकि ये जो हवा होती है वो गर्म हो जाती है और हल्की होती है, और हल्की होती है वो अंतरिक्ष में चली जाती है, इसलिए जो मंद गति से चलती है, तो इसलिए इस गर्मी को यहाँ पर अनुभव नहीं कर सकते। यहाँ पर ऊपर जो बाहरी मंडल का जो भाग है, तो ये था एक्सोस्फीयर। तो ये हमने वायुमंडल की संरचना और संगठन के बारे में पढ़ा था। तो सभी विद्यार्थियों को ये वीडियो पसंद आया होगा, तो सभी दोस्तों को शेयर करोगे और लाइक करोगे। जो मैंने क्वेश्चन आपसे पूछे हैं उन क्वेश्चनों को, दोनों क्वेश्चन के मुझे जवाब दोगे अच्छी तरह से, और वीडियो को लाइक करोगे, सब्सक्राइब भी करोगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे और वीडियो के माध्यम से मुझे सपोर्ट भी करोगे। तो जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद।